डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका नाम, आपके मार्क्स, आपका ईमेल आईडी, आपने कहीं पे स्क्रॉल किया इंटरनेट पे, आपने कुछ ऑर्डर किया इंटरनेट पे, इवन आप किसी शॉप में गए एंड यू ऑर्डर्ड समथिंग फॉर लाइक योर फूड, आपने पिज़्ज़ा हट गए एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो सबसे पहले आपसे आज की डेट में क्या मांग रहे हैं? दे वांट योर डेटा। उनको आपका फ़ोन नंबर चाहिए, और हम बहुत आराम से अपना फ़ोन नंबर देते हैं कि हाँ ठीक है रख लो, सो दैट हमें अगली बार आप कांटेक्ट करना जब डिस्काउंट्स चल रहे होंगे। तो वो डिस्काउंट्स एक्चुअली उनका बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। वो हर एक कैटेगरी के हिसाब से आपको डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, आपके डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, बिजनेस ऑफर करते हैं। इट इज़ ओनली अबाउट बिजनेस, ओके। एंड एज वी आर लिविंग इन अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ल्ड, जहाँ पे आज की डेट में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है हमारे पास, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं हमारे पास, और एलेक्सा जैसा एक बहुत सिंपल सा वॉइस रोबोट हमारे सबके घरों में है। तो हम सब इंटरनेट से कनेक्ट जितना होते जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स हम बहुत देखते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग बिजनेस आउट ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड है ना डेटा का, ये अभी स्टार्ट हुआ है, आफ्टर कोविड ज़्यादा हो गया है। कोविड से पहले बहुत सारे लोग इंटरनेट पर नहीं थे, जैसे हमारे पेरेंट्स, राइट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक भी। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं जो फ़ोन से कनेक्ट हो गए। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोविड के टाइम पर जूम मीटिंग से हुआ काम, जबकि उन लोगों ने कभी टेक्नोलॉजी की तरफ देखा भी नहीं था, वो हमेशा पेपर वर्क करते थे। तो आफ्टर कोविड 2019 के बाद से आप कह सकते हो कि फ्लड ऑफ डेटा है हमारे पास, और ये बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला, बिकॉज यूजर्स आर ग्रोइंग एवरीवेयर, ठीक है। हर एक को अपना वेबसाइट लॉन्च करना है, हर एक को अपना एप्लीकेशन बनाना है, हर एक को अपना बिजनेस चाहिए, तो हर कंपनी यहीं पे फोकस कर रही है। और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की, अगर आप अगले आने वाले 2 साल में देखेंगे, डबल से भी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होने वाली है जॉब्स की। तो सूनर द बेटर, हम जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को ग्रैब करें और आगे चलें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि व्हाट इज डेटा साइंस। आई थिंक अभी तो नहीं आया होगा, चलो ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है, एवरीवेयर वी हैव डेटा एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। वर्ल्ड नीड डेटा साइंटिस्ट, तो इतना सब डेटा आ गया हमारे पास, तो हमें डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत ही पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब वो इतना डेटा आ रहा है, एक्सेल शीट्स में आ रहा है, डेटाबेस में है आपके पास, जेसन पे पड़ा है, एचटीएमएल पे पड़ा है, आपके क्लाउड पे डेटा पड़ा है, इतना सारा डेटा, हु इज गोइंग टू हैंडल इट? ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट इज गोइंग टू हैंडल। डेटा साइंटिस्ट की आज इतनी ज़रूरत है कि आपकी अगर फील्ड कंप्यूटर साइंस नहीं भी है, आप, कंप्यूटर साइंस वाले बहुत पहले क्या सोचते थे कि हम लोग बहुत सेफ साइड है, हम लोग को तो जॉब मिल ही जाएगा क्योंकि हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, एवरीबडी इज डूइंग पाइथन, एवरीबडी इज डूइंग एडवांस पाइथन, और एडवांस पाइथन के बाद उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। तो वो किसी भी फील्ड से हो, आज की डेट में कोई भी स्टूडेंट पाइथन को सीखने से डर नहीं रहा, क्योंकि पाइथन है ही इतना इजी लैंग्वेज, आप लोग भी कर चुके हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए होंगे। अगर हम उसी चीज़ को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, तो आप सोचो कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट टैलेंट नहीं है हमारे पास, तो टैलेंट लाने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द कोर, ठीक है। तो हमारे पास कोर रहेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, मैं ये दो टर्मिनोलॉजीज अलग करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता कि हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं या हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस को लोग एक ही समझते हैं। तो लेट मी टेक अ मोमेंट एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग
हम लोग डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के बीच में ही फ़र्क देख लेते हैं, ठीक है? एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? और कुछ लोग इसको डीप लर्निंग से भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो डीएल भी बोलते हैं कुछ लोग, डीप लर्निंग। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि एक एआई एप्लीकेशन क्या होता है। एक एआई एप्लीकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। अब ये एक एआई एप्लीकेशन है, इट इज बेसिकली द स्मार्ट एप्लीकेशन दैट कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क। वो अपने काम खुद से कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो खुद से काम करेगा। आप उसको इनपुट दो, वो आपको आउटपुट निकाल करके देगा, प्रिडिक्ट करके देगा चीज़ों को। अगर मैं एक मॉडल बना रही हूँ, मैं एक एप्लीकेशन बना रही हूँ, छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है कि आप ना एक काम करो, अपना आप इसमें सीजीपीए डालो, आप इसमें अपना आईक्यू लेवल डालो, आईक्यू का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो मार्क्स आए हैं वो डालो, एंड ये प्रिडिक्ट करके देगा कि आप प्लेस होने वाले हो या नहीं प्लेस होने वाले हो, ठीक है? आफ्टर 2 ईयर्स, या अभी आप सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, तो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर बीटेक आप प्लेस होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन योर आईक्यू टेस्ट। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दूंगी यूज करने के लिए, दैट इज अ एआई एप्लीकेशन, ठीक है? Please repeat it again. श्योर। एआई एप्लीकेशन इज अ स्मार्ट एप्लीकेशन that can perform its own task without human intervention। कहने का मतलब ये है कि बिना ह्यूमन के इंटरफेयर करे वो अपना काम करके आपको देगा। अब एलेक्सा को जरूरी नहीं है कि आप उसको बताओगे कि मुझे 90s के सॉन्ग सुनने हैं, उसको सिर्फ इतना इनपुट चाहिए कि उसको करना क्या है। आप उसको नहीं बताओगे कि गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो ऐसा, वो खुद कर रहा है। वो क्योंकि गूगल से कनेक्टेड है, आप वो सिर्फ इनपुट लेते हैं गूगल से, विकिपीडिया से, वेर एवर इट इज गोइंग, इट इज कनेक्टेड टू यूट्यूब और वेर एवर, वो आपको रिजल्ट ला के देगा। तो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल स्मार्ट एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जो अपने आप से काम करता है। तो वो एक एआई एक प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? अब एआई बनता किससे? एआई बनता है मशीन लर्निंग से। अब व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का मतलब है कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम बना रहे हो, सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक ऐसा एल्गोरिदम बना रहे हो, सॉफ्टवेयर का मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज का यूज करके आप एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेगा आपके लिए और आपको रिजल्ट प्रिडिक्ट करके देगा। आप इस एल्गोरिदम को इनपुट दीजिए, ये आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा, एंड इट इज अ एल्गोरिदम, ठीक है? अब ये एल्गोरिदम बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज हो सकते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग। आप उसको सिखाते हो पहले, डेटा आया है, अब आगे से तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी भी इससे मिलता जुलता डेटा आएगा ना, तो तुम्हें ये आंसर करना है। लाइकवाइज हम अपने ब्रेन को सिखाते हैं, हम बचपन से उसको सिखाते आ रहे हैं कि रेड लाइट आया है तो रेड लाइट पे स्टॉप करना है, राइट? अब वो कैसे पता चलता है? आपकी आईज को इनपुट मिलता है, ओके ट्रैफिक लाइट में रेड अभी बल्ब जल रहा है, तो यू विल स्टॉप ओवर देयर, ऑब्वियसली आपका ब्रेन वैसा ही रिएक्ट करेगा। अब उस टाइम कोई आपके साथ बैठा होगा, वो आपको नहीं बता रहा है कि आप ब्रेक लगाओ यार, सामने रेड लाइट है, कोई भी नहीं बता रहा होगा, वो एल्गोरिदम में सेव हो गया, आपके ब्रेन में सेव हो गया, बचपन से सीखते आए हो। तो ऐसे ही हम अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर थोड़ा सा डेटा लेकर के हम उसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये सही आंसर देगा। अगर इसको हमने कुछ सडनली कुछ नया डेटा दे दिया, तो ये क्या ट्रेनिंग डेटा के ऊपर सही काम करेगा? तो ये जो काम रहता है, वो ये एल्गोरिदम परफॉर्म करता है, और इस चीज को हम बोलते हैं
मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना आपके सॉफ्टवेयर का। Hello, excuse me. जी। How much data we take for training and testing in what proportion? See, if you have one Excel sheet, if let me take one Excel sheet, you need to divide your data. It's up to you if you are dividing it with 70-30 proportion or 80-20 proportion. It's up to you. But the training data will be always bigger than the testing data. Always bigger. Because you are going to give more options to train your algorithm. And then you will hide some data for future testing, and you will calculate the accuracy, how accurately my data, how accurately my algorithm is performing. Because if any user is going to use that algorithm, how accurately you can say my data algorithm will perform 99% correct answer every time. How will you say that? You need to calculate the accuracy after it. So you need to train your data with more quantity, and you will hide small data sets from your same data. You will hide some portion as a test data, but test data will always be smaller. Okay, so this is machine learning. This is how we train our machine, by giving data, showing it up, and testing it up. This is machine learning using some algorithms. उसके अंदर ही हमारे पास एक छोटा सा सबसेट आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक हमारे ब्रेन के होते हैं। ब्रेन क्या करता है, बैकएंड में रख लेता है चीज़ों को, एंड बैक बैक प्रपोर्शन का यूज़ करके, बैक प्रपोर्शन एल्गोरिदम, या हम लोग पुराना कोई चीज़ अगर कैबिनेट्स खोलते हैं अपने ब्रेन में, तो हाउ विल बी, अगर आप शादी में किसी को देख लिया, आपने मार्केट में किसी को देखा, एंड यूल से कि ओके इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, तो आपके दिमाग के कैबिनेट्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, आप बैक प्रपोर्शन में चले जाते हो। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पुराना पुराना कनेक्शन आपको निकालना शुरू कर देते हो कि अच्छा इसकी शादी में देखा था, नहीं उसके वहाँ देखा था। तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ टाइम के बाद आपको क्लिक कर जाता है, ओके राइट ये वो है जिसको हमने वहाँ पर देखा था। ऐसे ही डीप लर्निंग हमारे ब्रेन को इमिटेट करके बनाया गया है। मोस्टली इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो डेटास के ऊपर काम करने के लिए डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर टेक्स्ट डेटा, जो आप कह सकते हो सिंपल टेक्स्ट डेटा है, वो एमएल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाज है हमारे पास, लाइक टेक्स्ट में भी हैंड रिटन है, किसी हैंड राइटिंग आपको निकालना है, तो हैंड रिटन चीज़ों को समझने के लिए यू नीड टू हैव ब्रेन। ठीक है, आपके पास प्रिंटेड 7 है, कहीं पे ये लिखा हुआ है डीए वर्सेस डीएस वर्सेस एआई, ये आपको दिखाया जाएगा, ओके यू विल कंसिडर, मशीन विल कंसिडर। बट अगर यही स्टेटमेंट मैं हैंड रिटन में दिखाऊंगी, तो उसको समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट, समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए जहाँ नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम होता है, हैंड रिटन चीज़ों के ऊपर, वॉइस के ऊपर, इमेजेस वीडियोस के ऊपर, वहाँ पे डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके वी विल से कि हाँ, जो भी इंसान काम कर रहा है वो एक डेटा साइंटिस्ट है, जो एआई एप्लीकेशन भी बना करके देगा, और एमएल पे भी काम कर सकता है, जो डीएल पे भी काम कर सकता है, ही विल बी बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। लेकिन इसमें एक छोटा सा सबसेट और रह गया, वी विल कंसिडर डीए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीए एंड डीएस? डीए इज बेसिकली डेटा एनालिसिस, और यहाँ पर हमारे स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं। व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स के लिए लेट मी जस्ट टेक यू टू द पेज। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपके पास डेटा आया है, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल करके देना पड़ेगा, ताकि उस पर आगे काम हो सके। बहुत बार जो डेटा हमारे पास आता है वो क्लीन नहीं होता, मोस्टली डेटा बहुत मेसी डेटा होता है। तो उस डेटा को क्लीन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ता है। आप यहाँ पर काम कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर। यू नीड टू डिस्क्राइब द थिंग्स।
जो लिखा है, जो नंबर्स है वो कह क्या रहे हैं, वो क्या मतलब है उन चीज़ों का, उनको आप डिस्क्राइब करते हो। देन सेकेंड टाइप का हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आता है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। जब आप उस डेटा को इनसाइट निकाल लेते हो, उसमें से आप उसके ऊपर यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट जो है अप्लाई कर देते हो एनालिसिस, उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हो। तो जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये सब अप्लाई करते हो अपने डेटा के ऊपर, देन यू विल फ्रेम द थिंग्स कि ओके ये डेटा जो है इसमें से ये कह रहा है। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ओपन करती हूँ पाइथन में ही, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि डेटा एनालिसिस बेसिकली करता क्या है। देन वी विल स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। ओके, सो डेटा एनालिसिस के लिए मैंने ईडीए वन ओपन कर देती हूँ। सपोज मेरे पास एक एक्सेल शीट आया था, ठीक है। एक्सेल शीट को आप देख करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया उसमें से, ठीक है। I'll just open my Excel sheet. जोमैटो सभी जानते होंगे। जोमैटो इज़ अ ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे आप अपना खाना ऑर्डर करते हो। तो ऐसा ही जोमैटो का एक डेटा मेरे पास आया, ठीक है, जिसमें लोगों ने कुछ रेटिंग्स दिए हुए थे। सबका अलग अलग रेटिंग था। रेटिंग कुछ लोग कलर वाइज भी दे रहे थे, कुछ लोग वर्ड्स लिख रहे थे उसमें, गुड, वेरी गुड, बैड और समथिंग, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंगली मेरे पास एक आया कंट्री का कॉलम। कंट्री कॉलम आया जिसमें कि मेरे पास 162 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, 30। कौन सी कंट्री है जो 30 162 बोल रही है? यू डोंट नो ना। इस टाइप का डेटा आपके पास आ सकता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने अपना डेटा भेजा है तो उसने कहीं ना कहीं इसका बैकअप रखा होगा कि 30 का मतलब क्या है, 126 का मतलब क्या है। तो इस टाइप का मेसी डेटा मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आ सकता है। और एक चीज़ और, कि जब भी हम एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं, मैंने यहाँ पे बात किया कि हम एल्गोरिदम्स पे काम कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलेंगे कि हम मैथ्स पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन मैथ्स, वी आर वर्किंग ऑन नंबर्स, ठीक है। सो द नंबर्स हम देंगे अपने एल्गोरिदम को, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट निकाल करके देगा। ये काम रहता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का। बट अगर आप इस डेटा को देखो तो इसमें नंबर्स कहाँ है? फर्स्ट में तो देखा जाए कि ये जो है रेस्टोरेंट का आईडी है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट का आईडी है, ये रेस्टोरेंट का नेम है। अब ये कंट्री है, ये होना चाहिए था कंट्री नेम, लेकिन ये नंबर में है। सिटी का नेम, एड्रेस, लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी वर्बोस, ये सारी चीजें एल्गोरिदम नहीं समझता। तो पहला काम एक डेटा साइंटिस्ट का, सबसे पहला काम आ जाता है, इसको एनालाइज करो पहले, इसमें से आप मुझे कुछ नंबर्स निकाल के दो। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको नंबर्स निकाल करके देते हैं, उसने बोला कि मुझे रेटिंग कलर्स का कुछ नंबर्स के फॉर्म में करके दो, हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे? इन चीज़ों के लिए हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जिनको लेकर के हम अपने कैटेगोरिकल डेटा मतलब हमारे ये जो नेम्स हैं, इनको भी हम लोग डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें करना पड़ता है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग डेटा। आप देख सकते हो कितने रोज हैं इसके पास। अब ऐसे स्क्रॉल करके देखना इज नॉट गुड थिंग। मैंने देखा 9,500 समथिंग रोज हैं। ऐसे स्क्रॉल करके कब तक देखते रहोगे, है ना? इस पर काम करना है, इस रो पे काम करना है, तो यू नीड टू सिलेक्ट इट एंड एवरीथिंग। तो पाइथन में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी है, पांडास एक लाइब्रेरी है, प्लीज नोट डाउन क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। पांडास हमारे पास एक लाइब्रेरी है, नमपाई नाम की एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब नाम की एक लाइब्रेरी है। ये बेसिक 3 लाइब्रेरीज हैं
जो हमारे स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा कई जगहों पे सीबॉर्न और साइपाई नाम की लाइब्रेरीज भी यूज होती हैं। ये आप कह सकते हो कि बेसिक बैकबोन है मशीन लर्निंग की। ठीक है, हम लोग इन सब पे काम करना थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हमें सिखाई जाती है डेटा एनालिसिस के अंदर। डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स प्लस इन लाइब्रेरीज के ऊपर काम करवाया जाता है। सीबॉर्न इन था। ठीक है, तो इनके ऊपर हमें काम करवाया जाता है और इस टाइप के मेसी डेटास को क्लीन करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम काम करेंगे किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के ऊपर, इसी टाइप के बड़े बड़े डेटा सेट्स हमारे पास आने वाले हैं। तो डीए इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेटा साइंस। एमएल, डीएल, दे ऑल इंक्लूड। एंड डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, he can work 360 degree around. Why we call it 360 degree around? क्योंकि उसको ये सब आना चाहिए। एमएल पे भी काम आना चाहिए, डीए पे भी आना चाहिए, हर चीज वो फाइनल प्रोडक्ट आपको बना करके दे दे। दैट इज वाई इतने स्किल्स के साथ डेटा साइंटिस्ट बहुत हाई पैकेजेस गेन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then it's okay, otherwise we will just move on to only machine learning part, because this boot camp is related to machine learning only. If you have any question regarding this, please ask. Do we use labeled or unlabeled data here? Yes, we have to use labeled data, but we will use a library which is known as label encoder. We need to encode those labels also. वो भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, डेटा एनालिसिस में आती है वो चीज़। लेबल एनकोडर एक अलग से टेक्निक है जो हमें हेल्प करता है यहाँ पर। ओके, सो शुड वी मूव ऑन टू व्हाट इज मशीन लर्निंग? ऑलराइट, सो द But मशीन। actually, जो मतलब we classify machine learning in terms of supervised, unsupervised, and what we call reinforcement learning. यस, अभी तो हम मशीन, मैं तो अभी सिर्फ वो आपको आइडिया। क्लास डेट लेबल डेटा किस में आएगा वो फिर? लेबल डेटा, सर देखिए डेटा जो है यहाँ पर, आप इसको भी लेबल डेटा बोल सकते हो कि कुछ लोगों ने लेबल किया एक्सीलेंट, कुछ लोगों ने लेबल किया वेरी गुड। तो ऑल दिस categorical things can be converted into numbers using different techniques. Label encoding is one of the technique to handle categorical data. We have many more techniques like one hot encoding, गेट डमीज एवरीथिंग। तो उसके अंदर हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने की कुछ अलग अलग टेक्निक सीखते हैं डेटा एनालिसिस में, जिनमें से एक है लेबल एनकोडिंग। वो हमारा डेटा एनालिसिस का पार्ट है यहाँ पे, इसमें काम करेंगे। बट वही है कि अगर एमएल करना है, किसी भी स्टूडेंट को अगर एमएल करना है तो उसको डीए पहले करना ही पड़ता है। डीए अपने आप में एक पूरा नॉलेज है कि आप डेटा सेट को कैसे ओवरव्यू कर रहे हो, कैसे क्लीन कर रहे हो। क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर जो होगा ना, उसको क्लीन डेटा ही मिलने वाला है, क्लीन डेटा। बट हु विल क्लीन दैट डेटा? डेटा एनालिस्ट। ये क्लीन करेगा, तब वो क्लीन डेटा इसको देगा और ये उसके ऊपर अल्गोरिदम परफॉर्म करेगा। एमएल इंजीनियर का काम सिर्फ एल्गोरिदम लगा करके प्रिडिक्शंस करना होता है। इनपुट देगा, आउटपुट चेक करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट चेक करेगा, दैट्स इट। ये जो काम है जो आप पूछ रहे हो लेबल एंड कोडिंग वाला, वो इस सब्जेक्ट के अंदर आता है, डेटा एनालिसिस के अंदर। और जो सीक्वेंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सीक्वेंस की बच्चों को क्या पहले पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए पाइथन। आई थिंक वो आप सभी लोगों के स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट्स के पास है वो टूल। ठीक है,
इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है डीए की, डेटा एनालिस्ट की। इसके अंदर आप लाइब्रेरी सीखते हो ये वाली सारी, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइपाई एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिक आइडिया, बेसिक टेस्टिंग जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग डीए में सीखते हैं। इतना सीखने के बाद इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, और ये डिपेंड, ये सब पाइथन के थ्रू ही हो रहा है। मैं आपको इसका फाइल ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये किया था, import pandas, import numpy, import matplotlib, seaborn, ये 4 लाइब्रेरीज रहती हैं हमारी, जिसको हमें पाइथन में इंपोर्ट कराना होता है। ठीक है, पीडी मैंने इसका निक नेम दिया है यहाँ पर, दिस इज द निक नेम ऑफ pandas, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। pandas is one of the library which is used to import your data. इम्पोर्ट मीन्स आपको एड्रेस देना है उसका, जो मैंने अभी आपको जोमेटो डेटा सेट खोल के दिखाया। अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये डेटा सेंड करती, और अभी आप स्टूडेंट्स जो है साथ में इसको काम कर सकते थे। तो होपफुली एक ग्रुप अगर आपके पास हो, या मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो मैं आपके पास ये जो है चीज़ें मेल कर सकती हूँ या मैसेज कर सकती हूँ, सो दैट स्टूडेंट साथ में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो पीडी इज माय लाइब्रेरी दैट इज पांडास। इसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी या एक्सेल शीट के फॉर्मेट में है तो एक्सेल लेंगे, सीएसवी के फॉर्मेट में है तो सीएसवी लेंगे। ये वाला फाइल मेरा सीएसवी फॉर्मेट में है, इसको हमने इंपोर्ट किया पाइथन के अंदर। इसका एनकोडिंग एरर आ रहा था पूरे डेटा का ही, तो पूरा डेटा कुड बी एनकोड इन 2 पार्ट्स, यूडीएफ 1 में या फिर लैटिन 1 में। तो यूडीएफ 1 बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, लैटिन 1 को ऑन करवाना पड़ता है। तो कुछ कुछ डेटा हमारे यूडीएफ के अंदर आते हैं और कुछ कुछ डेटाज हमारे लैटिन 1 के अंदर आते हैं। तो वो हमने एनकोडिंग इज इक्वल्स टू लैटिन 1 किया इसको, तब ये डेटा इंपोर्ट हो करके हमारे पास आया। हमने इसको डीएफ में सेव किया, देन डीएफ डॉट हेड इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन विच कम्स अंडर पांडास, पांडास के अंदर ही आता है ये प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो डीएफ यानी ये वाले डेटा के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई किया गया, तो हेड का काम होता है मुझे टॉप 5 रोज दिखाना। लेट मी जस्ट शो यू, इसने मुझे टॉप 5 रोज दिखाए हैं मेरे डेटा के, 5 रोज 21 कॉलम्स। तो 5 रो और 21 कॉलम्स मैंने इंपोर्ट कर लिए पाइथन के अंदर। ठीक है, दिस इज पाइथन प्लेटफॉर्म, जुपिटर पे काम किया होगा स्टूडेंट्स ने तो वो लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। हेड दिखा रहा है यानी सिर्फ इतने रोज दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे शेप दिखा दूँ, शेप देखो df डॉट शेप, तो यहाँ पे मेरे पास 9551 रोज है और 21 कॉलम्स है, जो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा था। इस पूरी एक्सेल शीट पर भी मुझे यही दिख रहा था कि 9500 समथिंग रोज है। ये जो फंक्शन है ये शेप, ये भी इंक्लूड करता है पांडास के अंदर। पांडास इज अ लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, ये इसी के सब फंक्शंस है जो हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम्स अगर आप लिखते हो तो कॉलम के हेडर्स जो होते हैं, हेडर्स मतलब जो जो उनके ऊपर नेमिंग दिया गया है वो सारे मुझे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अभी देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। डी टाइप यानी डेटा टाइप जो आ रहा है इनका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं दैट दिस थिंग इज कैटेगोरिकल। ठीक है, ये कैटेगोरिकल में आ रहा है। ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हो कि ये कैटेगोरिकल डेटा है। व्हाट डू मीन बाय कैटेगोरिकल डेटा? जो नंबर्स में नहीं होता, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है। स्ट्रिंग में भी नहीं है, खाली स्पेस है,
ठीक है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अंडरस्कोर है या फुल स्टॉप है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग कैटेगोरिकल डेटा के अंदर रखते हैं। कभी भी अल्गोरिदम में कैटेगोरिकल डेटा एज इट इज़ नहीं जाता, हमें चेंज करना पड़ता है हर एक कॉलम को। एक एक कॉलम पे अलग अलग काम किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इन्फो एक फंक्शन है वो डीएफ के ऊपर यानी अपने डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई किया। इन्फो क्या करेगा, मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि रेस्टोरेंट जो है आपका, रेस्टोरेंट आईडी नाम का, ये इंटीजर में, दैट्स वेरी गुड, हमें इंटीजर ही चाहिए होता है। रेस्टोरेंट नेम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, जो कि नहीं अच्छा होता। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सिर्फ इंटीजर या फ्लोट पे काम करता है। तो जो जो भी डेटा मेरे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, मुझे उसे कुछ ना कुछ टेक्निक लगा करके इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब कौन सी टेक्निक्स लगाई जाएंगी, वो सारी टेक्निक्स हम लोग डेटा एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेज जो मैं बता रही हूँ आपको, डेटा एनालिसिस, इसमें इन पांचों लाइब्रेरीज के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इन पर अलग अलग इंडिविजुअल काम किया जाता है। एंड स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोगों ने जैसे स्टैटिस्टिक्स का मेन देखते ही क्या दिमाग में आता है सबको, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशंस, ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। राइट, तो ये सब चीजें रिवाइज कराई जाती हैं स्टूडेंट्स को पहले, फिर अप्लाई करवाया जाता है एक एक डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, एक एक डेटा सेट को लेकर के एज एन एग्जाम्पल हम लोग काम करते हैं। तो लेट मी प्रोसीड विद द प्रीवियस एग्जाम्पल। स्टैटिस्टिक्स में मैंने अभी आपको बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, minimum value 25 percentile, it is not percentage, it is percentile, 50 percentile, 75 percentile and maximum value mean। इस तरीके की चीजें जो है स्टैटिस्टिक्स में निकाली जाती हैं, और इनको एक क्लीनिंग टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम लोग अरेंज करते हैं और अपना जो यूजफुल डेटा है उसको बाहर निकाला, जो नहीं यूजफुल है उसको हमने साइड कर देना होता है। अब एक चीज नोटिस करिएगा कि मेरे पास वहां पर 21 कॉलम्स थे, आई हैड 21 कॉलम्स, लेकिन जब मैंने डिस्क्राइब लगाया अपने पूरे डेटा सेट पर, पूरे डेटा फ्रेम पर, मेरे पास कुछ 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 कॉलम्स मुझे दे रहा है, बाकी के कॉलम्स कहाँ गए? बाकी के कॉलम्स हमारे सारे ऑब्जेक्ट वाले थे, तो जो जो ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक रहती है, दैट इज लेबल एनकोडिंग, या फिर बहुत लोग यूज करते हैं वन हॉट एनकोडिंग। ये टेक्निक है इस टाइप के डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये जो चीजें हैं, वो सब हम डीए में सिखाते हैं। ये सब चीजें हम डीए में सिखाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है मशीन लर्निंग, एमएल। जब बच्चा यहाँ से डेटा सेट्स के ऊपर कंफर्टेबल हो करके, क्लीन डेटा कैसे किया गया है एंड ऑल वो सब सीख करके यहाँ पहुंचता है, तो उसको मिलते हैं एल्गोरिदम्स। अब वो क्लीन डेटा, दैट क्लीन डेटा कोई भी एक्सेल शीट हो सकती है या सीएसवी फाइल, कुछ भी हो सकता है, कितने भी बड़े कॉलम्स का या रोज का डेटा उसके पास हो सकता है, वो डेटा अपने एल्गो को देगा वो, और इससे प्रिडिक्शंस होंगे। ठीक है, तो अब ये जो डेटा मेरे पास एज एन इनपुट आया,
वो सारा डेटा हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं दिखा देते, सारा नहीं उसको शो कर देते। हम इस डेटा को स्प्लिट करते हैं। हम लोग इस डेटा को स्प्लिट करते हैं। कैसे हम लोग इस डेटा को स्प्लिट करते हैं? हम लोग इस डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स। इंडिपेंडेंट फीचर्स वो जो किसी भी और कॉलम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डिपेंडेंट फीचर्स वो जो किसी और कॉलम की वजह से उनका ये वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटे से डेटा सेट का जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। एक में है आपका सीजीपीए और एक में है आप प्लेस, चलिए प्लेस छोड़िए, कितने एलपीए का आपका पैकेज लगा। ठीक है, किसी ने बोला मेरा सीजीपीए जो था इट वाज 8.7 और मेरा 5 लाख का पैकेज लगा। किसी ने बोला मेरा सीजीपीए वाज 6.3 और मेरा 4.8 का पैकेज लगा, एंड सो ऑन। ऐसा करके आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। तो इस डेटा को हम लोग इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट फीचर का मतलब है ये तो अब नंबर है हमारे पास, इसके मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो खुद ही एक इंफॉर्मेशन है। बट एलपीए जो है वो सीजीपीए पे डिपेंड कर रहा है। आपका जो पैकेज कितने का लगा ये सीजीपीए को देख के बताया जाएगा कि इतना का था तो ओके, इतने का तुम्हारा पैकेज लगेगा, लगा था या लगेगा या जो भी है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट फीचर, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फीचर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो पहला स्प्लिट हम करते हैं अपने डेटा को इन 2 पार्ट्स में। दूसरा स्प्लिट हम करते हैं अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट डेटा के अंदर। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कह लीजिए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब हो गया कि कुछ डेटा तो मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दिखाना है और कुछ डेटा, कुछ पोर्शन ऑफ डेटा छुपा लेना है। अब इसमें और ऐड कर देते हैं। सपोज किसी ने बोला मेरा 5.5 था, उसने बोला मेरा 3.5 का पैकेज लगा। 4.8 था, उसने बोला मेरा 3.7 का पैकेज लगा। अब ये 4 पॉइंट्स मेरा डेटा है, टोटल डेटा। तो मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल डेटा सेट है तो मैंने 50-50 का प्रोपोर्शन रख लिया। बहुत ही स्मॉल, ऐसा होता नहीं कभी। डेटा हमारे पास जो है थाउजेंड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, थाउजेंड्स की फॉर्म में होता है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अभी मैंने इसको दोनों को 50-50 में रख लिया। अब ये जो ट्रेनिंग डेटा है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हम दिखा देंगे अपने अल्गोरिदम को। ये हम इसको ट्रेन कर देंगे, हम सिखा देंगे कि जिस भी बच्चे का फ्यूचर में अगर तुमसे किसी ने पूछा कि 8.8 8.7 मेरा है, वो है सीजीपीए, मेरा जो पैकेज है वो कितने का लग सकता है, तो ये एल्गोरिदम उसे प्रिडिक्ट करके देगा कि देखो तुम्हारा पैकेज ना 5 लाख के आसपास लग सकता है। दिस इज अ स्मार्ट एप्लीकेशन। और यही हो रहा है आज की डेट में। हेल्थ केयर में भी तो आपका सारा डेटा उठा के दे दिया जाता है, और कैंसर प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या इस बंदे को कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस तरीके के प्रिडिक्शंस। या आप क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स देख लीजिए, आपका पुराना परचेजेस उठा के देखा जाएगा एंड वो ये बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, आप एलिजिबल हो इतने बड़े क्रेडिट कार्ड वैल्यू के लिए या नहीं हो। तो ये चीजें उसने पुराना डेटा देखा लोगों का, आपके जैसे ही लोग थे, उसी से यस और नो या कोई नंबर या कुछ भी प्रिडिक्शन वो एज एन आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब आपने दे तो दिया, आपने सिखा तो दिया अपने एल्गोरिदम को चीजें, लेकिन अब आप ही कंफ्यूज हो कि पता नहीं ये सही आंसर दे भी रहा है या नहीं दे रहा।
तो उस केस में हम लोग ये टेस्ट डेटा का यूज करते हैं। ये टेस्ट डेटा बाद में इस एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब उसको ये डेटा दिखाया गया था, उससे पूछा गया ये वाला डेटा, इससे पूछा गया कि मेरा सीजीपीए 5.5 का था, मुझे बताओ कि पैकेज कितने का लगेगा। अभी उसने 5.5 देखा ही नहीं, पहले उसको मिला ही नहीं था, है ना। लेकिन वो अल्गोरिदम ऐसा मैथमेटिक्स अप्लाई करेगा, वो डिफरेंस निकालेगा कि 8.7 वाले का 5 का लगा था, 6.3 वाले का इतने का लगा था, ये भी इसके नियर बाय है, तो ये इसको बोल देगा कि अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ना 4 लाख का पैकेज लगेगा। इसने ये प्रिडिक्ट करके दे दिया आपको। ठीक है। अब जब आपने उसको टेस्ट डेटा बाद में देखा उठा करके, आपने बोला कि यार मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू जो था, वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू, वो 4 LPA बता रहा था, जबकि मैंने अपने डेटा में जाकर के देखा, जो वाई मीन्स आउटपुट कह लेते हैं इसको, वाई जो एक्चुअल था दैट वाज 3.5 LPA। ठीक है। तो अब मेरा एल्गोरिदम का एक्यूरेसी डिसाइड होगा कि ये कितना एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, आप y प्रिडिक्टेड माइनस, सॉरी y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड वैल्यू करके देख लोगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपके पास आएगा कि आप ना 0.5 की गलती कर रहे हो, 0.5 LPA का आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब ये गलती अलग अलग केसेस में अलग अलग इफेक्ट डाल सकती है। जैसे कि आपने बोला कि 0.5 LPA मैंने ज्यादा बता दिया, मेरा मॉडल ज्यादा बता रहा है, तो बच्चा तो खुश हो जाएगा, स्टूडेंट खुश हो जाएगा। अगर कोई आपसे आपके कॉलेज में एडमिशन लेने आने वाले होंगे पेरेंट्स, आप उनके सामने वैल्यू डालोगे, मैंने 5.5 वाला बच्चा जो है देखिए उसका इतना हमारे यहाँ LPA का पैकेज लगता है, तो वो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, आपको एडमिशन मिल जाएंगे, यू विल गेट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। लेकिन अभी यही 0.5 एरर आप स्टेयरिंग में लगा लीजिए, स्टेयरिंग व्हील एंगल कर दीजिए, LPA ना होकर के ये स्टेयरिंग व्हील एंगल है। अभी आपका मॉडल आपने जो दिखाया कि इतने एंगल पे इतना मेरा रोटेट हो रही है गाड़ी, ठीक है, लेकिन अभी गलती आपका मॉडल क्या कर रहा है, 0.5 की। अब 0.5 यानी कि आधा एंगल, 1 डिग्री, अब डिग्री कह लो, इसका इसका यूनिट था LPA। अगर आप इसकी बात करोगे तो 0.5 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री की बात करेंगे आप, है ना। तो हाफ एंगल अगर आपका चेंज होता है, इतना एरर अगर आपका मॉडल प्रिडिक्ट करता है, तो ये तो एक्सीडेंट कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं इस एरर को कम कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैं इस एल्गोरिदम पे अप्लाई कर दूं, कुछ एडिशनल टेक्निक्स अप्लाई कर दूं, जिसकी वजह से ये जो एरर आ रहा है मेरा वो कम हो जाए, कम से कम एरर हो जाए। उन्हीं टेक्निक्स के जो पढ़ते हैं वो सब हम लोग एल्गोरिदम प्लस योर एक्स्ट्रा टेक्निक्स हम ML के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? हेलो मैम, एक डाउट है। जी। मैम जैसे अगर हम 80% या 70% डेटा ट्रेनिंग के रूप में दे रहे हैं मशीन को, और 20 या 30% डेटा हम उसको टेस्ट के लिए दे रहे हैं, तो इसमें फायदा क्या निकला? हम टेस्ट तो इतना ही कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ट्रेन कर दे रहे हैं टेस्ट से ज़्यादा। देखो, एक बात मुझे बताना, आप जब अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम देना है आपने, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर बुक पे कंसंट्रेट कर रहे हो। जब हम लोग 12th तक की बात करें या 10th तक की बात करें, तो NCERT पढ़ते थे, करेक्ट। NCERT में क्या बोला जाता था कि इसमें ना सारे टॉपिक्स हैं, आप NCERT पढ़ लो, आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे। तो कुछ आपने डेटा जो है उसमें ऐसा तो नहीं 100% पढ़ लिया होगा,
या 100% एनसीईआरटी वाला ही डेटा आउट करके आ जाएगा। आपने उसमें से पढ़ते टाइम भी 80% चीज़ों को ही देखा होगा, 20% चीज़ों को आपने रिलेट कर लिया होगा कि यार ठीक है 80% न्यूमेरिकल मैंने देख लिए हैं, 20% बाकी के भी इससे मिलते जुलते ही आएंगे अगर सेम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो तो। अगर सीजीपीए और एलपीए की ही बात कर रहे हो तो सेम कंटेक्स्ट में ही होने वाला है कुछ ना कुछ, इतना आइडिया हम लगा लेते थे। तो इसीलिए आप दुनिया की आप 100% चीजें आप नहीं देख सकते हो। मैं आपको कैट और डॉग की फोटोज दिखाना शुरू करूं, गूगल करो, इतने कैट और डॉग्स निकलेंगे कि जो हमने कभी लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। लेकिन कैट के और डॉग के कुछ ऐसे फीचर्स हमारा ब्रेन समझ के बैठा हुआ है कि ये कैट है और ये डॉग है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रीड का कैट है, ये कौन सी ब्रीड का डॉग है, ये नहीं मैं बता सकती, लेकिन ये कैट है ये मैं बता सकती हूँ। कैसे? क्योंकि काफी सारा बचपन से हम लोग कैट की अलग अलग फोटोज देखते आ रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते आ रहे हैं। अब टेस्ट डेटा मैंने अपने पास 20% छुपा के रखा, जिससे कि मैंने अपने मॉडल को टेस्ट किया कि अगर मेरे मॉडल के पास कुछ नया डेटा आता है, अनसीन डेटा आता है, तो मेरा मॉडल जो है 80% सही आंसर दे देगा या 90% सही आंसर दे देगा। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है अपने मॉडल की एक्यूरेसी निकाल करके देना। आपका मॉडल तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो अप्रोक्सीमेटली 90% सही आंसर दे रहा है। कुछ कुछ केसेस में वो गलत आंसर भी देगा। ऐसा नहीं होता कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एल्गोरिदम जो 100% सही आंसर दे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 20% डेटा छुपा के रखा था। अब दुनिया में से पेपर बनाने वाले ने एनसीईआरटी छोड़ो, रिफ्रेशर छोड़ो, उसने पता नहीं कौन सी बुक उठा करके कहाँ से कोई क्वेश्चन उठा करके दे दिया। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? क्योंकि फिर मैम आपको वो गलत हो जाएगा। है ना, गलत हो भी सकता है सही भी हो सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे होंगे, तो 90% चांसेस है कि आप उसको सही कर लोगे, आपका मॉडल सही प्रिडिक्ट कर देगा। लेकिन 10% चांसेस ये भी है कि वो गलत प्रिडिक्ट कर देगा। अब किसी केस में ले लो, किसी का डेटा आपके पास आया, इमेजेस आपके पास आई, एक हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। किसी का कैंसर या ट्यूमर प्रिडिक्ट करना है, अगर मेरे पास मेडिकल की इमेजेस आई थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने अपना हर इमेज में अलग अलग साइज का ट्यूमर का फोटो था, ठीक है, ब्रेन में। तो हल अलग अलग टाइप का जो सारा छोटा, कहीं छोटा सा वाइट कलर का पैच है, कहीं बड़ा वाइट कलर का पैच आ रहा था, क्योंकि वो एमआरआई फोटोज आई थी। अब सारा का सारा मैं अपने एल्गोरिदम को दिखा दूं, तो वो मेरा जो डेटा, मेरे पास जो डेटा सेट आया है, डेटा सेट आया होगा कितना, 10,000 फोटोज का हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं मैं ला सकती, सारी दुनिया की फोटोज तो मैं नहीं ला सकती। बट उन 10,000 फोटोज को मैंने सारा का सारा अगर इसको दिखा दिया होता एल्गोरिदम को, तो वो आंसर मुझे 100% एक्यूरेसी देता कि भाई मैं तो सही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोटो भी मैंने देखा हुआ है, इस पे कैंसर था, इस पे ये वाला टाइप का कैंसर था, उस पे वो वाला टाइप का कैंसर था। तो वो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मेरा तो 100% मॉडल काम कर रहा है। लेकिन 10,000 फोटो जो मैंने उसको दिखाई, उससे अलग फोटोज आ गई, 10 फोटोज। अब वो क्या है, वो तो 100% सही मान करके मैंने बेच दिया हॉस्पिटल वालों को अपना मॉडल, कि सर अब जो भी फोटो डालोगे अब तो 100% सही आंसर बताएगा ये। ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई ना कोई टेस्ट डेटा दुनिया का ऐसा उठ के आ ही जाएगा जो आपके मॉडल ने पहले से नहीं देखा होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कराओ अपने डेटा को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा थोड़ा सा पोर्शन टेस्टिंग के लिए बचा के रख लो। 10,000 में से अगर मैं उसको 8,000 फोटोज दिखा देती और अगली 2,000 फोटोज पे मैं उसको टेस्ट कर लेती, तो मेरा शायद 100% एक्यूरेसी ना आ करके 90% आता। लेकिन मैं उसको ये कह के बेच सकती थी कि सर देखो 10% गलती भी हो सकती है मेरे मॉडल से। तो आप अपने डॉक्टर्स को थोड़ा पहले बता के रखना। So, by taking large volume of data, can it lead to higher accuracy? एब्सोल्युटली। कितना डेटा आप दे सकते हो, कितना अपने मॉडल को आप ट्रेन करवा सकते हो,
वो बहुत अच्छा आपका मॉडल उससे उस हिसाब से अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन अगर वही कैट और डॉग वाला एग्जांपल ले लीजिए, आप दुनिया की सारी कैट्स के फोटोज नहीं दिखा सकते अपने मॉडल को एक बार में, क्योंकि आपके जो पीसी की मेमोरी है वो भी तो कहीं ना कहीं काम करती है। आप इतनी सारी कैट की फोटोज को सेव ही नहीं कर पाओगे। कैट कैट की फोटोज छोड़ो, आप सारा जोमेटो का डेटा सेट उठा करके रख लो, सारा आज तक का उसका जितना पुराना डेटा है सारा उठा के रख लो। आप सेव क्या करोगे उसको? आप कहोगे कि हम क्लाउड पे सेव कर देंगे। तो एक्चुअली आप क्लाउड पे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन डे बाय डे जोमेटो का डेटा तो बढ़ता जा रहा है। आज कुछ और आया, आज से 2 साल पहले तक का डेटा आपने उठा लिया, लेकिन आज नया डेटा अपडेट हो गया, फिर उसमें ऐड ऑन करो। तो कितनी बार ट्रेन करवाएंगे हम अपने मॉडल को? हम अपने मॉडल को एक ही बार ट्रेन करवाते हैं मैक्सिमम डेटा से, और कुछ डेटा हम टेस्टिंग के लिए अपने पास रख लेते हैं कि मेरा बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि मेरा डेटा कितना परसेंट सही आंसर देगा। नहीं तो डेटा साइंटिस्ट क्या बोलेगा अपनी एप्लीकेशन को बेचते हुए कि सर मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे सिखा दिया, आप देख लो कितना सही आंसर दे रहा है कितना गलत आंसर दे रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। उसको अपना एक्यूरेसी भी नंबर्स में लिख के देना पड़ेगा। बट जितना जितना एक्यूरेसी अच्छा होगा उतना अच्छा है। अब इस केस में अगर आप थोड़ा सा और डीप जाए, मैं कंटेक्स्ट से आगे जा रही हूँ। हमारे पास सपोज करिए ये डेटा था, ठीक है, दिस इज माय डेटा, ये मेरा सीजीपीए है, लोगों का अपना परसेंटेज है, एनुअल परसेंटेज, और उसके अकॉर्डिंग लोगों का पैकेज लगा, ये एलपीए लोगों का लगा। अब ये ये जो डेटा है आपने सारा अपने मॉडल को दिखा दिया, ये क्रॉसेस मतलब ये आपने दिखा दिया उसको। अब इस टाइप का डेटा को आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो? आप कहोगे कि आप अपना सीजीपीए बताइए। लेट्स सपोज आपने अपना सीजीपीए बताया, ये है मेरा सीजीपीए, ठीक है, 6.5। तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलपीए निकाल लेगा, वो कहेगा आपका 3 लाख का पैकेज लगेगा, करेक्ट। तो अब ये चीज वो मान के बैठ जाएगा आपका मॉडल कि 6.5 पर जो भी बच्चा आगे आया उसका 3 लाख का पैकेज लगता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि 6.5 वालों के तो ऊपर भी ये भी तो पैकेज लगे हैं। आप कहोगे कि ये पॉइंट कहाँ जाएंगे फिर? ये भी तो सब 6.5 के आसपास ही हैं। तो हम इन्हीं चीजों पर काम करते हैं, इन सबको एक बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 6.5 पे हम एग्जैक्ट उसको 3 ना बोल करके एक ऐसा मिड पॉइंट निकालें, एक ऐसा मिड पॉइंट निकालें जिसपे हम लोग बात कर सकें कि आपका जो पैकेज है ना वो अप्रोक्सीमेटली 4.8 का लगेगा। अप्रोक्सीमेटली से मतलब है मेरा गलती कितना हो सकता है, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे। तो आपने बोला कि 0.5 का गलती मेरा हो सकता है, लेकिन आपका अप्रोक्सीमेटली इतने का पैकेज लग जाएगा। अब ये सारा ट्रेनिंग डेटा था, आपने मॉडल को दिया। अब अगली बार प्रिडिक्शन के लिए कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसने अपने बोला कि मेरे पास मेरा ये सीजीपीए है, अब बताओ मेरा पैकेज कितने का लगेगा। ये आपका टेस्ट डेटा है, ये क्रॉसेस तो आपके ट्रेनिंग डेटा थे जिससे आपने सिखा दिया, आपके मॉडल ने सीख भी लिया, बता भी दिया, और एरर भी बता दिया मैं इतने का एरर दूंगा, ठीक है। हमने इसको मिनिमाइज करते 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 लाया कि 0.5 का वो एरर देगा ही, इससे कम नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अब ये टेस्ट करने के लिए कोई बच्चा आया, उसने बोला मेरा इतना पैकेज है, अब बताओ मेरा कितना वो लगेगा। इसीलिए हम लोग टेस्टिंग के लिए कुछ डेटा छुपा के रखते हैं। बात समझ में आई? एनी क्वेश्चंस? ओके, सो आई होप आपको थोड़ा क्लियरिटी हुआ होगा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं।